हेलो एंड वेलकम टू माय। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको एक बार फिर से बिहार स्पेशल जीके कराने वाले हैं और इसमें जो हम क्वेश्चन नंबर 451 से कराएंगे। इससे पहले हमने 450 क्वेश्चंस करा चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कहता है, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? हेनसांग के द्वारा, फाहियान, मेगास्थनीज, चाणक्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फाहियान, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य, दशरथ, अशोक, बिंदुसार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है, गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ी में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था? अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने, दशरथ ने। तो गोपी गुफा का निर्माण जो करवाया था वो क्या था? दशरथ ने, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है, मौर्यकालीन चामर ग्राहिणी यक्षी प्राप्त हुई है? तो चामर ग्राहिणी यक्षिणी कहाँ से प्राप्त हुई? दीदारगंज, पटना, वैशाली, बसाड़, सारनाथ। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दीदारगंज, पटना से, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? सोनपुर, वैशाली, लोहानीपुर, पटना, बसाड़, वैशाली या फिर भागलपुर से? तो ये जो प्राप्त हुआ था मौर्य काल में बने जैन तीर्थकरों की प्रतिमा, ये लोहानीपुर, पटना से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण और सुंदरता का वर्णन किया है? सेल्यूकस ने, मेगास्थनीज ने, चाणक्य ने, जस्टिन ने। तो पाटलिपुत्र के नगर निर्माण और सुंदरता का जो वर्णन किया है मेगास्थनीज ने किया है अपनी पुस्तक इंडिका में। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? कनिष्क ने, अशोक महान ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। तो पाटलिपुत्र को जिस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था वो चंद्रगुप्त मौर्य था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर, राजगीर। तो अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध सभा आयोजित की गई थी वो की गई थी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो ये जो बौद्ध सभाएं थी तृतीय थी। ठीक है, पहला जो राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन में। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस यानी टालमी द्वितीय ने डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, इन उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मिस्र के राजा फिलाडेल्फियस ने भेजा जो था वो किसके समय में? बिंदुसार, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस विद्यमान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीबोथरस यानी पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विद्यमान के अनुसार? तो विलियम जोन्स, प्लूटार्क, जस्टिन, स्ट्रेबो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्ट्रेबो, ऑप्शन नंबर डी। कहने का मतलब है स्ट्रेबो विद्वान ने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र धारण किया था, ये बताया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूनानी दूत डिमोल्किस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? तो डिमोल्किस का आगमन किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंदुसार के, या फिर अशोक के, या फिर वृहदरथ के? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार। अगला क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो मास्की का लघु स्तंभ, रोमिनदेई स्तंभ, कीन स्तंभ, भाब्रू स्तंभ। तो उन्होंने भाब्रू स्तंभ में स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आश्रय मतलब रहने के घर के रूप में। ठीक है, आजीवकों ने, थारुओं ने, जैनों ने या फिर तंत्रिकों ने? तो ये किया था किसने? आजीवकों ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, सांची, वाराणसी, उज्जैनी। तो अशोक की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी, ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन है 465 नंबर। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्यों में 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? चाणक्य का, डेमोक्लिस का, या फिर मेगास्थनीज का, या फिर फाइयन का? तो डेमोक्लिस होगा। ठीक है, तो ये किसका कथन है? तो ये कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, मेगास्थनीज का। ठीक है, उन्होंने ही कहा थे पाटलिपुत्र का प्रशासन जो है 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 का कितने ये थे, 6 समिति था। ठीक है, अगला प्रश्न है मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह केंद्रीकृत थी, करों का बोझ अधिक था, प्रशासन तंत्र कठोर था, उपयुक्त में शुक्ल सभी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें जो था मौर्य प्रशासन के संबंध में ये केंद्रीकृत भी थी, करों का बोझ भी अधिक था और प्रशासन तंत्र भी कठोर था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न कहता है अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, उसने प्रजाहित और कल्याण के उपाय की, उपयुक्त सभी। तो उसने धर्म विजय नीति भी अपनाई थी, विदेशों से संबंध भी स्थापित किए थे और प्रजाहित कल्याण के लिए उपाय किए। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है देवानाम प्रिय। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा प्रिय। देवानाम प्रिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? अजात शत्रु ने, अशोक ने, कालाशोक ने, कनिष्क ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने। महान महामात के कार्य क्या थे? तो ये जो धम्म महामात के कार्य थे वो क्या थे? धम्म नीति या क्रियान्वयन, लोगों के बीच दान वितरण, जन कल्याण के उपाय, उपयुक्त सभी। तो धम्म में जो महामात के कार्य थे वो था उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इनका जो कार्य था वो धम्म नीति या क्रियान्वयन भी था, लोगों के बीच दान वितरण करना होता था और जन कल्याण के उपाय भी करते थे। अगला क्वेश्चन है मौर्यकालीन प्रशासक में राजयुग के कार्य थे। तो राजयुग जो होते थे उनके क्या कार्य थे? न्यायिक, ग्रामीण प्रशासन, राजस्व विभाग, उपयुक्त सभी। तो राजयुग के जो कार्य थे वो न्यायिक भी था और ग्रामीण प्रशासन भी, राजस्व विभाग, तीनों संभालते थे राजयुग। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है मौर्यकालीन विद्वानों में किनका नाम आता है? कौटिल्य का, पाणिनि का, उपावर्ष का, उपयुक्त सभी का? तो मौर्यकालीन जो विद्वान में जिनका नाम आता है वो कौटिल्य का आता है, जिनको हम चाणक्य कहते हैं, जिसका असली नाम जो था विष्णुगुप्त था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है। पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, दीदारगंज के यक्षी, बराबर की गुफाएं, या उपयुक्त सभी? तो मौर्यकालीन स्थापत्य के जो सुंदर उदाहरण है, पाटलिपुत्र में राजप्रसाद के अवशेष भी हैं, दीदारगंज के यक्षी भी हैं और बराबर की गुफाएं भी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है। तो अशोक की जो धम्म नीति है उसकी जानकारी किससे मिलती है? द्वितीय स्तंभ लेख से, 7वें शिलालेख से, द्वादश शिलालेख से, उपयुक्त सभी। तो धम्म नीति की जो जानकारी मिलती है द्वितीय स्तंभ लेख से भी, 7वें से भी और द्वादश शिलालेख से भी। तो उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 474 नंबर प्रश्न कहता है अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया? दान और धम्म दान की, ठीक है, दोनों के अंतर को जो है स्पष्ट किया गया। द्वितीय स्तंभ लेख में, 7वें शिलालेख में, 9वें शिलालेख में, द्वादश शिलालेख में। तो ये जो किया गया अंतर को स्पष्ट ये 9वें शिलालेख में किया गया। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है, दान और धम्म दान के बीच अंतर। अगला क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? विदेशी आक्रमण, अयोग्य शासक, आर्थिक संकट, प्रांतीय विद्रोह। तो पूछा है कि कौन सा कारण शामिल नहीं है। जो शामिल है विदेशी आक्रमण भी है, अयोग्य शासक भी है और प्रांतीय विद्रोह भी है, लेकिन आर्थिक संकट जो है ये शामिल नहीं था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है 476 नंबर प्रश्न कहता है साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? कर्ण वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश, शक वंश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुंग वंश। और इसकी स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। अगला प्रश्न है शुंग वंश का संस्थापक था। पहला ऑप्शन है पुष्यमित्र, दूसरा है वृहदरथ, तीसरा है वसुमित्र, चौथा है देवभूमि। ठीक है,
देवभूति होगा। तो शुंग वंश की स्थापना किसने की है? पुष्यमित्र शुंग ने। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया था। तो ये किसने किया था? वसुज्येष्ठ, अग्निमित्र, पुष्यमित्र, देवभूति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्यमित्र ने जो है उसको नष्ट करवाने का प्रयत्न किया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय में हुआ था? कन वंश के, मौर्य वंश के, नंद वंश के, शुंग वंश के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुंग वंश के। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था, कब हुआ था? 185 ईस्वी पूर्व, 158 ईस्वी पूर्व, 158 ईस्वी में, 150 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 185 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न हमारा कहता है मगध में प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था। देवभूति ने, अग्निमित्र ने, पुष्यमित्र ने, वासुदेव ने। तो जो मगध पर प्रथम ब्राह्मण राज्य स्थापित किया था वो किया था पुष्यमित्र ने। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? कुषाण वंश, लिच्छवी वंश, कण्व वंश या फिर गुप्त वंश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कण्व वंश, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कण्व वंश के संस्थापक कौन था? देवभूति, पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वसुदेव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वसुदेव, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 484 नंबर प्रश्न कहता है कण्व वंश की स्थापना, ये सत्ता समाप्त की आंध्र सातवाहनों ने, गुप्तों ने, कुषाणों ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसकी जो सत्ता समाप्त की थी वो किसने की थी? आंध्र सातवाहनों ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कहता है कण्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? सूत्रवंश, मित्रवंश, वाकाटक वंश, गोत्र वंश। तो ये किया था मित्रवंश, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने कहाँ से प्राप्त होते हैं? कैमूर, समस्तीपुर, बोधगया, सीवान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोधगया। अगला प्रश्न है कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? ठीक है, मर्थर, वसुमित्र, पाशर्व या फिर अश्वघोष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अश्वघोष को। ठीक है, आश्रय दिया था, यहाँ पे आश्रय लिख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या होगा? सही क्रम हो जाएगा हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश। हर्यक वंश, शिशुनाग, नंद वंश, मौर्य वंश, कण्व वंश, या फिर कण्व वंश है हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य या फिर शुंग, या फिर शिशुनाग उसके बाद हर्यक, नंद, मौर्य और शुंग या फिर कान्व। तो मगध पर सबसे पहले शासन किया था आपको बता दें हर्यक वंश, फिर उसके बाद शिशुनाग आया, फिर नंद वंश आया, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, फिर कान्व वंश। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब। तो मगध पर शासन करने वाले जो राजवंश उसका सही क्रम यही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा है शुंग वंश की राजधानी थी? तो सियालकोट, राजगिरी, मथुरा, पाटलिपुत्र। शुंग वंश की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कण्व वंश की राजधानी थी? उज्जैन, पाटलिपुत्र, कन्नौज, प्रतिष्ठान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था? तो खारवेल ने मगध पर आक्रमण कब किया था? पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में, दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में, पहली शताब्दी के अंत में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ की कीमती उपहार प्राप्त किया था? कहाँ से? अंग एवं मगध से, विदेह एवं शाक्य से, अंग एवं विदेह से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये प्राप्त जो किए थे कीमती उपहार अंग एवं मगध से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा है सातवाहनों का, लिच्छवियों का, चेदियों का, मित्रों का। तो कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद रहा है लिच्छवियों का, ऑप्शन नंबर बी।
494 प्रश्न कहता है गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवन के द्वारा आक्रमण किया गया, इसका उल्लेख दिया। तो यह आक्रमण किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के, वसुदेव के, पुष्यमित्र शुंग के या फिर धनानंद के? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है, पुष्यमित्र शुंग के। अगला प्रश्न है 495 नंबर क्वेश्चन कहता है सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को आश्रय देने वाला शासक। ठीक है, आश्रय तो अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, देवपाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कनिष्क, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त प्रथम का राज्य अभिषेक हुआ था, कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, बनारस में, कन्नौज में, पाटलिपुत्र में। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है उसका जो राज्य अभिषेक हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्य अभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था। एक तो चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक हुआ था और वो वंश कौन सा था जब गुप्त वंश की स्थापना हुई? 230 ईस्वी पूर्व, 320 ईस्वी, 320 ईस्वी पूर्व या फिर 300 ईस्वी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 320 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। और कहाँ पे हुआ था? पटना में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि शासक ने वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? किसने किया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने या बिंबिसार ने? तो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो ये प्रश्न है चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 में महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी पाटलिपुत्र में, इलाहाबाद में, उज्जैन में, लिच्छवी में। तो ये कहाँ पे धारण किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? तो कौन से शासक ने कहा था लिच्छवी दोहित्र कहा था? ये समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, अजात शत्रु। तो स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा था समुद्रगुप्त प्रथम ने, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो ये आज का लास्ट प्रश्न था। इस वीडियो में भी हमने 50 क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में इस वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।